अच्छा, सबको पता है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। और फॉर्म आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो भर लिए होंगे। और आरआरबी का मैंने भेजा हुआ था पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन। क्या वो देखे हो या नहीं देखे हो बताओ। यस सर। अच्छा, तो जो नर्सिंग यस सुपरिटेंडेंट सर का देखे पोस्ट हैं। निकला है वो कितना पोस्ट निकला है? 713 पोस्ट। और वो 713 पोस्ट जो है ना वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, वो सारे पोस्ट के लिए आपको अप्लाई, आई थिंक सो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है और आपको भरना है। और जो एग्ज़ाम है वो अराउंड, ये तो अगस्त है, सितंबर अक्टूबर या नवंबर के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब आपके पास जो टाइम है वो 2 to 3 मंथ्स होगा मैक्सिमम। सो मैक्सिमम आप चलो 3 महीना पकड़ के आज से, और 3 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। तो 120 डेज़ का, आई मीन नॉट 120 डेज़, 90 डेज़ का प्लान करके चलो। 90 डेज़ के अंदर पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। तो सिलेबस मैंने भेजा हुआ था। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चंस है वो नर्सिंग सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है? नर्सिंग सब्जेक्ट से आपको आने वाला है 70%। मतलब टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, राइट। और उसमें से 70 क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्या पता है या नहीं पता बताओ। यस सर पता है सर। पता पता है। है। चलो, यस तो सर। ये नर्सिंग सब्जेक्ट हाँ। रिलेटेड कितना क्वेश्चन आने वाला है? 70 क्वेश्चन। ठीक है। एंड रेस्ट जो है, बाकी जो है वो 30 क्वेश्चन आएगा। और ये 30 के अंदर क्या आने वाला है? मैथ आएगा, जीके, रीजनिंग, जनरल ठीक है ना। और साथ जनरल में, साइंस। हाँ, जनरल साइंस। तो साइंस। जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको तैयार रखना है, ठीक है। तैयारी कंटिन्यू रखना है कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग अगर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप मतलब नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो आज से हमें स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। तो स्ट्रैटेजिकली क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सा टॉपिक के ऊपर ज़्यादा हमें ध्यान देना है, वो सारे चीज़ अभी डिस्कशन करने वाला है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रिलेटेड टू आरआरबी स्पेशल क्लास। तो आरआरबी स्पेशल क्लास मतलब हम आज क्या बात करेंगे? विल टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, उसका हम एनालिसिस किए हैं। और वो एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के हम ये एनालिसिस किए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और कौन सा मतलब सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आता है। साथ में कौन सा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, वो टॉपिक्स को हम इम्पोर्टेंट मान के, वो टॉपिक को मतलब हर बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है वो सारे टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई किए हैं और वो सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है पहले। तो कैसे क्या पढ़ना, वो सारे हम डिस्कशन करेंगे शुरू से एंड तक। और क्लास को शुरू से एंड तक देखना स्ट्रैटेजिकली, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना, क्या छोड़ना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। यूजुअली तो छोड़ना नहीं चाहिए, बट हम ज़्यादा एम्फोसिस कौन सा टॉपिक के ऊपर देंगे, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो आपका क्वालिफाइंग मार्क होगा, वो क्वालिफाइंग मार्क जनरल कैटेगरी के लिए कितना मतलब होता है 40%। क्वालिफाइंग मार्क, क्वालिफाइंग मार्क इसका मतलब है अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस, तो आपको क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए। 40 करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट इन द सेंस आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 40 मार्क रहना चाहिए। ठीक है ना। 40 करेक्ट मतलब इन द सेंस 40 मार्क, यहाँ पे करेक्ट नहीं, करेक्ट बोलना गलत रहेगा। 40 मार्क रहना चाहिए। आउट ऑफ 100 आपका 40 मार्क्स अगर रहता है देन यू आर क्वालिफाइड फॉर द, और शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ठीक है। लेकिन सिलेक्शन होगा ये मान नहीं सकते, सिलेक्शन होगा ये इंश्योर नहीं कर सकते, बट 40 मार्क रखोगे 100 आउट ऑफ 100 देन आप क्वालिफाई हो सकते हो। और 40 मार्क के ऊपर जितना ज़्यादा रखोगे आपका सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज़ रिगार्डिंग द जनरल कैटेगरी। ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% या 40 मार्क्स मिनिमम आपको रखना है। ठीक है। अगर सिर्फ नर्सिंग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपके पास 70 क्वेश्चंस हैं, और आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस
तुम्हें कितना रखना है, 40 मार्क रखना है, ठीक है, मिनिमम फॉर क्वालिफिकेशन। सर समझ रहे हो बात? अगर आप जनरल कैटेगरी ना हो के अगर ओबीसी हो या फिर मतलब ओबीसी कैटेगरी हो या फिर एससी, ठीक है ना, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, तो फिर आपको मिनिमम कितना रखना है, 30 मार्क्स रखना है। आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको 30 मार्क्स रखना है। या फिर अगर एसटी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो तो फिर 25 मार्क्स या 25 मार्क्स आपको रखना है आउट ऑफ 100, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन कौन सा कैटेगरी के अंदर आ रहे हो उस हिसाब से फिर क्वालिफाइंग मार्क इसमें अलग अलग है। जनरल कैटेगरी के लिए 40 मार्क रखना है आपको, ओबीसी या एससी हो तो 30 मार्क्स, एसटी के लिए 25 मार्क्स आपको रखना है, ठीक है। तो ये मार्क्स जो मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए 25 मार्क्स, 30 या 40 मार्क्स, दिस आर नॉट गोइंग टू बी कट ऑफ मार्क्स, ये सारे जो हैं क्वालिफाइंग मार्क है। तो कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ अगर बात करें तो कट ऑफ 40 अगर ये क्वालिफाइंग मार्क जाता है, आई थिंक सो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हम एग्जैक्टली गेस नहीं कर पाएंगे, बट जितना हमारा एक्सपीरियंस है वो अराउंड 60 आपको रखना पड़ेगा, अराउंड 60 रखना पड़ेगा टू एंश्योर योर सिलेक्शन। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो तो फिर 50, एंड अगर एसटी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो तो 40 मिनिमम रखना चाहिए। 40 तो मतलब बहुत कम हो जाता है, 45 के अराउंड रखना चाहिए सो दैट आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे जो 45, 50 एंड 60 ये मिनिमम आपका क्या है ना, वो सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है अगर इतना मार्क आप रख रहे हो। तो जो कट ऑफ मार्क जो बोल रहे हैं हम लोग, ये मिनिमम इतना रखना चाहिए आउट ऑफ 100 फॉर सिलेक्शन। तो ये मान के चलो अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको 60 मार्क्स रखना पड़ेगा आउट ऑफ 100, क्योंकि ये पूरा थ्रू आउट इंडिया का बात है। तो बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं और वो सिलेक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और आपको 3 महीने के अंदर खुद को प्रिपेयर करना है। अगर आपको compete करना है उनके साथ जो लोग 2 साल 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। और पढ़ना मतलब कैसे, आप जॉब करके आओगे 6 घंटा 7 घंटा बैठ जाओगे 2-3 घंटा पढ़ने के लिए, वैसे नहीं हो सकता सिलेक्शन। आपके पास है 90 डेज, ये जो 3 महीने का बात है ये कम्प्लीटली जैसे आईएएस का प्रिपेयर होता है ना, वो पूरा 15 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, 14-15 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा ये 3 महीना, और सिलेक्शन आपका होके ही रहेगा। 14-15 घंटा अगर नहीं भी हो पा रहा है, मिनिमम तो 10 घंटा पढ़ो, 10 से 12 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, इंक्लूडिंग लाइव क्लास एंड एवरीथिंग। 10-12 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, और उससे कम हो जाता है तो मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना ज़रूरी है। अगर वर्किंग मतलब जॉब के साथ कर रहे हो, बहुत डिफ़िकल्ट है लेना, क्योंकि जॉब के साथ आपका कितना टाइम चला जाता है, जॉब के साथ आपका 10 घंटा के अराउंड चला जाएगा, क्योंकि 8 घंटा होता है क्या वर्किंग आवर। 8 घंटे के बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए या मतलब क्या बोलें, जैसे कि मतलब क्या बोलें हैंडओवर वगैरह, वो टाइमिंग वगैरह मिला के अगर बात करें वो अराउंड 10 आवर्स हो जाता है। हैंडओवर, टेक ओवर, ट्रांसपोर्टेशन एंड वर्किंग ड्यूटी आवर, वो सारे मिला के 10 घंटा हो जाता है। सोना तो हो जाता है कितना, 6 घंटा। तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा बस 8 आवर्स। उसके अंदर से फिर आपको क्या करना है, डेली एक्टिविटी करना है, ठीक है। सो डेली एक्टिविटी के लिए आपका चला जाएगा कितना, 2 से 3 घंटा चला जाएगा, ठीक है ना। आपके पास बचता कितना है, आपके पास बच जाता है बस 5 to 6 आवर्स, 5 आवर्स मान के चलो। अगर या मैरिड हो तो फिर 5 घंटे से और भी कम हो जाएगा, क्योंकि फैमिली को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। आपके बच जाएगा आपके पास कितना, 2 to 3 आवर्स बस पढ़ने के लिए आपको 2 से 3 घंटा बचता है। इतना कम टाइम अगर पढ़ोगे तो नहीं हो सकता। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। प्रैक्टिकली आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कि दिन में 12 से 14 घंटा ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और वो लोग 1 साल से तैयारी करके बैठे हैं। कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि 2 से 3 साल हो गया है उनका तैयारी, और आप आज से 90 डेज़ पढ़ोगे, और वो भी डेली 2 से 3 घंटा। आप कैसे सिलेक्शन ले पाओगे, ये पहले सोच लो। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट हम स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे,
मैं ये नहीं बोल रहा जो 2 से 3 घंटा मतलब 2 से 3 साल से तैयारी करके बैठे हैं या फिर जो 12 से 14 घंटा पढ़ रहे हैं वो तो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो हम स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे, हम टॉप लेवल में जाना नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हम टॉपर बन जाएंगे, हम ये चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो वो सिलेक्शन लेने के लिए कम टाइम में, तो फिर सिलेक्शन कैसे लेंगे वो सारे चीज़ अभी डिस्कशन करने वाले हैं। कम टाइम में हम कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे और वो भी 90 डेज़ के अंदर। तो हमारा काम है बस एक सिलेक्शन होने के लिए जितना मार्क चाहिए उतना रखना है। टॉपर तो नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है नहीं। अगर आप तैयारी करके बैठे हो 1 साल से वो अलग बात है, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं किए हो, अभी से शुरू कर रहे हो, देन यू डोंट हैव एनफ टाइम। आपको सिलेक्शन लेने के लिए जो पढ़ना है सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। तो आज हम वो डिस्कशन करेंगे क्या सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल फोकस रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो पहले 5 साल का क्वेश्चंस हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार पूछा है और हमें वो भी तैयारी करना है। ठीक है, चलिए सोचते हैं रिगार्डिंग माइक्रोबायोलॉजी। हर एक टॉपिक को हम देखेंगे। माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड कितना क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग चेन ऑफ इन्फेक्शन। क्या मेरा वॉइस ऑडिबल है? यस सर। चलो, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा है? चेन ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। इम्यूनिटी के रिगार्डिंग, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। ये चारों टॉपिक ऑलरेडी हमारा माइक्रोबायोलॉजी क्लास में अवेलेबल है। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ये वाला क्लास नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर अवेलेबल है, हरी सर ने क्लास लिए हैं। इम्यूनिटी के रिगार्डिंग क्लास है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व ये माइक्रोबायोलॉजी वाला क्लास में है, ऑलरेडी माइक्रोबायोलॉजी वाला क्लास के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। चेन ऑफ इन्फेक्शन के रिगार्डिंग नर्सिंग फाउंडेशन वाला क्लास में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो माइक्रोबायोलॉजी का क्लास है, पर चेन ऑफ इन्फेक्शन, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ये भी नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर आता है। ठीक है ना, वो सारे चीज़ें ऑलरेडी बताया गया है। तो माइक्रोबायोलॉजी वाला क्लास अगर देखोगे वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ का, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताया हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी वाला क्लास एक ही क्लास है माइक्रोबायोलॉजी का, बट इट इज़ एनफ कि हम मतलब 360 डिग्री कवर किए हैं वो माइक्रोबायोलॉजी वाला क्लास में। एक ही क्लास में बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे बताया गया है रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी, जितना तुम्हें चाहिए, क्योंकि उतना ज़्यादा क्वेश्चन मान के चलो 5 साल में 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है बस। क्या? चेन ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, इम्यूनिटी एंड स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है अभी तक। तो माइक्रोबायोलॉजी को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी के लिए नहीं देंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीटली छोड़ दो, पर उसके अंदर हमें ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, जितना बस चाहिए उतना पढ़ के जाएंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी का बस MCQ क्लास एक अवेलेबल है जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड एवरीथिंग, वो सारे चीज़ें वहाँ पे, स्टेनिंग टेक्निक्स, एवरीथिंग वहाँ पे बताया गया है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनिटी, वो सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी वाला क्लास में अवेलेबल है। तो वो वाला देखो, अगर हमारा कोई कोर्स परचेज किए हो तो वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी वाला क्लास अवेलेबल ऑलरेडी है, वो सारी चीज़ें बताया गया है। अगर नर्सिंग फाउंडेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन बात करें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा है 5 साल के अंदर वो है वाइटल साइंस का। 5 साल के अंदर 6 बार क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग वाइटल साइंस। दिस इज एक्चुअल फैक्ट। जो क्वेश्चन 5 साल का हमने देखे हैं वो 5 साल के अंदर वाइटल साइंस से 6 बार क्वेश्चन पूछा है, एंड दिस इज रिलेटेड टू नर्सिंग फाउंडेशन। बैक केयर के रिगार्डिंग 2 बार क्वेश्चन पूछा, पोजीशनिंग के रिगार्डिंग 2 बार, एनीमिया के रिगार्डिंग 2 बार, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग 2 बार। ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइटल साइन, हर एक चीज़। पल्स के रिगार्डिंग ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा है, तो पल्स डेफिसिट हो गया, नॉर्मल पल्स का क्या रेट है, साइट्स ऑफ पल्स, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर पल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस पल्स का क्वेश्चन पूछा है, वो घुमा फिरा के वाइटल साइन का कोई दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पोजिशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनीमा। रिगार्डिंग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, अभी रिसेंटली एक नया अपडेटेड क्लास बताया गया है जहाँ पर वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वो सारे चीज़ें बताया गया है रिगार्डिंग द केयर बंडल
के हिसाब से एक क्लास लिया हुआ है, वो भी नर्सिंग फाउंडेशन क्लास में अवेलेबल है। असिस्टिव डिवाइसेस का एक क्लास एमएसएन में है, जहाँ पर क्रॉच के रिगार्डिंग, देन केन वर्किंग, वो सारी चीज़ें बताया गया है। कंफर्ट डिवाइसेस का क्लास है नर्सिंग फाउंडेशन में। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का क्लास है एमएसएन के अंदर। नर्सिंग डायग्नोसिस का क्लास नर्सिंग प्रोसेस में बताया गया है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो भी बताया गया है। जो कॉटी बंडल वगैरह, रोल ऑफ नर्स, नर्सिंग प्रोसेस, वो सारे क्लासेस अवेलेबल है। जो हमारा बैच खरीद के रखा हुआ है वो सारे क्लासेस अवेलेबल है, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी। 5 साल के अंदर जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारे क्लासेस अवेलेबल है ऑलरेडी। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर फोकस रखना है क्या, वाइटल साइन पहले कवर कर लो। मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज़्यादा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो तुम्हें पहले फोकस रखना है, ठीक है। तो वाइटल साइन, बैककेयर, पॉइजनिंग, एनीमा, इसका मतलब ये हुआ ना, ज़्यादा ये डीप क्वेश्चन नहीं पूछता। आरआरबी में ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लाइक मतलब क्या बोलें, जैसे एम्स में पूछता है ना पूरा डीप क्वेश्चन, वो वैसा वाला एनसीएलएक्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है बस वन लाइनर क्वेश्चन। ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी में, तो उतना डीप नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि उतना ज़्यादा क्वेश्चन डीप नहीं पूछता। तो हमें क्या करना, बस वाइटल साइन हुआ तो वाइटल साइन का सुपरफिशियली जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ के जाएंगे। अगर एमसीक्यू भी देख लोगे वाइटल साइंस का तो तुम्हारा हो जाएगा। बैककेयर के रिगार्डिंग भी एमसीक्यू देख लोगे तो भी हो जाएगा। पोजीशनिंग का भी एमसीक्यू देख लोगे वो हो जाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, उतना ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहा। तो जो क्रैश कोर्स मैंने बनाया हुआ है जहाँ पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नर्सिंग फाउंडेशन से और एमएसएन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नर्सिंग फाउंडेशन का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर लो, सिलेबस कंप्लीट करो। और एमएसएन का मैं बताऊंगा, क्योंकि उतना ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं नर्सिंग फाउंडेशन का, तो आप कवर कर सकते हो। मैं ये ज़्यादा मतलब बोल रहा हूँ कि मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पूछा है ऑलरेडी लास्ट 5 ईयर्स से, लेकिन तुम्हें नर्सिंग फाउंडेशन का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। रीज़न ये है कि मतलब हो सकता है कि 5 साल के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट आगे जाके वो नया टॉपिक से कुछ भी पूछ सकता है नर्सिंग फाउंडेशन से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल का क्वेश्चन पूछा है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस का अभी रिसेंटली हमने अपडेटेड क्लास लिया हुआ है। वो सारे क्लासेस जो है नर्सिंग फाउंडेशन फोल्डर में अवेलेबल है, वो सारे क्लास देख लो एक बार। नर्सिंग फाउंडेशन का पूरा क्लास या सिलेबस कवर करना चाहिए मेरे हिसाब से। बस ये इम्पोर्टेंट है और बाकी छोड़ देंगे, इसे सोचना नहीं चाहिए। नर्सिंग फाउंडेशन का और भी क्लासेस जो पूछा हुआ है वो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, थियोरीज, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रिगार्डिंग ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा, बस किसको बोला जाता है लेडी ऑफ लैम्प, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल आई थिंक सो, जो कहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, बर्थ प्लेस क्या है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। एंड BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, BMWM जिसे बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिगार्डिंग कलर कोडिंग करके एक क्लास हुआ है हमारा, कलर कोडिंग क्लास में आप देख सकते हो BMW के रिगार्डिंग सारे क्लासेस अवेलेबल है। प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे बताया गया, जैसे मान के चलो पेन हो गया, देन फीवर किसी को है, किसी को वोमिटिंग हो रहा, तो पहले कौन सा वाला आप मैनेजमेंट करोगे, पेन को देखोगे, फीवर को, वोमिटिंग को क्या देखोगे, वैसा वाला जो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस है वो वाला। असेप्सिस का भी क्लासेस हैं, ड्रॉप रेट कैलकुलेशन, ड्रॉ कैलकुलेशन का क्लासेस है ऑलरेडी अवेलेबल। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, IV फ्लूइड्स के रिगार्डिंग क्लासेस है। दिस आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से अगर नर्सिंग फाउंडेशन आप शुरू कर रहे हो पढ़ना हमारा कोचिंग क्लास से, तो फिर पहले ये सारे टॉपिक्स जो मैंने लिस्ट आउट किया है वो सारे टॉपिक्स आप पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, बाकी जो टॉपिक्स आपका बच गया वो सारे टॉपिक्स आप क्या करो, बाद में देखो, कंप्लीट करो। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, ये सारे टॉपिक मैंने जो लिस्ट आउट किया है वो पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट आपको कंप्लीट करना है जो बाकी नर्सिंग फाउंडेशन का क्लासेस है। तो आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो मैं जब पढ़ता था मैं क्या कर रहा था, मैं एक पेपर लेता था, मान के चलो A4 साइज़ का एक पेपर हो गया, ये बड़ा वाला पेपर है, ठीक है। तो बड़ा वाला पेपर को मैं ऐसे आधा फोल्ड कर देता था, तो ये बच जाता था ऐसे आधा करके, और इसको मैं
हैंग करता था कहीं पे, एक हैंग करके यहाँ पे क्या करता था मैं, नर्सिंग फाउंडेशन का मतलब यहाँ पे ऊपर मैं बेसिकली लिख देता था क्या, ये मेरे पास कितना दिन बचा है, टारगेट है 90 डेज़ का, ठीक है। और मैं ये लिख देता था कि नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर ना कितना टॉपिक्स है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, मान के चलते हैं 24 सब्जेक्ट्स हैं या फिर 24 टॉपिक्स हैं, और मुझे कंप्लीट या फिर और ज़्यादा ले लो 30 टॉपिक्स हैं, तो मुझे पर डे कितना टॉपिक्स कवर करना है। तो पर डे मान के चलो मैं नर्सिंग फाउंडेशन के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 डेज़ दूंगा। तो ये मैंने दिमाग में रख लिया कि 6 दिन मैं नर्सिंग फाउंडेशन को दूंगा, तो 6 दिन के अंदर मुझे क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है। तो ये हो गया 10, मान के चलो इतना मैंने लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नर्सिंग डायग्नोसिस तक यहाँ तक मुझे कंप्लीट करना है। तब मुझे पर डे मतलब डे 1 में मुझे इतना कंप्लीट करना है, ठीक है। डे 1 में मुझे इतना कंप्लीट करना है, मतलब ये 6 डेज़ बहुत कम टाइम है, इतना बस रिवीजन हो सकता है, ठीक है। सो वाइटल साइन हो गया, बैक केयर, पोजिशनिंग, एनिमा, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल, असिस्टिव डिवाइस, कंफर्ट डिवाइस, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, नर्सिंग डायग्नोसिस। आप इतना कवर करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए बताओ? 2 से 3 घंटा अगर पढ़ोगे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर आप 10 दिन भी लेके चलोगे नर्सिंग फाउंडेशन को, वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, आप उतना टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। तो 6 डेज़ में इसीलिए बोल रहा हूँ, 6 दिन के बाद ना एक टाइम आएगा जहाँ पर पूरा सब्जेक्ट्स कवर हो जाएगा, फिर आपको फिर रिवीजन करना है, तो इसलिए रिवीजन के लिए भी टाइम रखना चाहिए। तो आउट ऑफ 90 डेज़ आप ये मान के चलो मुझे 70 डेज़ के अंदर पूरा कंप्लीट करना है सारे सब्जेक्ट्स, और 70 डेज़ के बाद जो बाकी बच जाता है 20 डेज़ मुझे बस रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए भी टाइम छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो 70 डेज़ के अंदर मुझे कंप्लीट सिलेबस ख़त्म करना है और बाकी जो 20 डेज़ बच गया मुझे रिवीजन करना है। तो आउट ऑफ 70 डेज़ आप अगर 10 डेज़ देते हो, तो 10 डेज़ देने के 10 डेज़ अगर देते हो तो ये 10 के अराउंड मतलब 7 और 8 टॉपिक्स पर डे मतलब हो जाएगा। 7 to 8 डे मतलब टॉपिक्स अगर हो जाता है, 10 डेज़ दोगे मतलब कितना हो जाएगा बताओ? ये टोटल मान के चलो 30 टॉपिक्स है, तो 10 डेज़ के लिए 10 डेज़ के अंदर मतलब पर डे हो जाता है 3 टॉपिक्स पर डे, 3 टॉपिक्स पर डे। तो 3 टॉपिक्स मतलब वाइटल साइन, बैक केयर, पोजिशनिंग, इतना क्या आप कवर करोगे? 3 टॉपिक्स, ये बहुत कम हो जाता है। तो 10 डेज़ नहीं लेना है आपको, 7 to 8 डेज़ लो, और 8 डेज़ के अंदर मतलब ये मान के चलो 4 या 5 टॉपिक आपको कवर करना है पर डे। अगर इतना कवर कर लोगे तो ये इन टाइम आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, नर्सिंग फाउंडेशन का, MSN का, वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले सिलेबस लिस्ट आउट करना है, और लिस्ट आउट करने के बाद आपको पूरा टाइम देखना है कि कितना टाइम मेरा मतलब सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए लगेगा और कितना टाइम मुझे रिवीजन के लिए लगेगा। तो ये इंडिविजुअलाइज होता है। मैं मान के चलो आपको बोल दूंगा सबके लिए कि आप ले लो 60 डेज़ या 50 डेज़ लो या 70 डेज़ लो, वैसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सबका बेस अलग अलग है। कोई होगा वैसे कि उसको पूरा थ्योरी पता है, कोई होगा वो आज से शुरू किया है, कोई होगा 6 महीने पहले ही शुरू किया होगा, कोई होगा जो कि ऑलरेडी नर्सिंग फाउंडेशन का मतलब जो कोर्स है वो कंप्लीट किया, सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक के लिए वो अलग अलग होता है टाइमलाइन। तो आपको खुद को बनाना पड़ेगा कि RRB के लिए मुझे कितना टाइम कौन सा सब्जेक्ट्स को देना है, ठीक है। और वो सब्जेक्ट्स को मुझे लिस्ट आउट करना है कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है करके, ठीक है। और लिस्ट आउट करने के बाद क्या करना है, मैंने जैसे बोला ना, एक पेपर कटिंग लो, A4 साइज़ का पेपर, और वो पेपर को डे 1 लिखो। ऐसे डे 1 लिखना है। डे 1 में क्या क्या टॉपिक्स है, 1 2 3 4, मान के चलो 5 टॉपिक है, तो 1 का जो टॉपिक है, 2 का, 3 4 5, ऐसे जो टॉपिक तुम डे 1 में कवर कर रहे हो उसको टिक लगाओ कि टॉपिक 1 ख़त्म हो गया। टॉपिक 2 जैसे जा रहे हो, टॉपिक 2 का ख़त्म हुआ उसको टिक लगाओ, 3 4 5 ऐसे टिक लगाते जाओ। तो ये एक विजुअल मतलब गाइडलाइन जैसा तुम्हारा हो जाएगा कि डे 1 में मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है ना। तुम्हें खुद को एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि मैंने इतना टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। तो डे 2 को फिर जाओ, डे 2 के अंदर
तो डे 2 के अंदर जाके फिर क्या करो, वही जो 6, 7, 8, 9, 10 टॉपिक्स यहाँ पे है, तो जैसे डे 2 के अंदर गए, डे 2 के अंदर जो जो टॉपिक कवर कर रहे हो उसको फिर टिक लगा के आगे बढ़ो। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका क्या होगा? ठीक है, आपके पास मान के चलो पढ़ने के लिए 10 घंटा है, मेरे हिसाब से मिनिमम तो 10 आवर्स पढ़ना चाहिए। तो 10 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करोगे? तो 10 घंटा को पढ़ने के लिए आपको कंटिन्यूसली 10 घंटा बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है बताओ? सुबह अगर उठ रहे हो, आपको जैसे मर्जी आप पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट्स पढ़ना है। ठीक है, तो कभी कभी बोल 30 मिनट्स पढ़ना मतलब कैसे? 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो। 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो। ठीक है, 25 मिनट्स पढ़ना है, 5 मिनट्स का ब्रेक। ठीक है, उसके बाद फिर 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स का ब्रेक, फिर 25 मिनट्स पढ़ो एंड देन 5 मिनट्स का ब्रेक, ऐसे करके पढ़ते जाओ। और ये 5 मिनट्स का जो ब्रेक होता है, वो ब्रेक के दौरान आप गाना सुन सकते हो, आप कोई एंटरटेनमेंट कर सकते हो, लेकिन मोबाइल इज़ नॉट अलाउड, इज़ नॉट अलाउड। मतलब मोबाइल क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, क्योंकि आप रील्स देखोगे, फेसबुक देखोगे, कोई मैसेज भेज दिया उसको रिप्लाई करोगे, उस वहाँ पे 5 मिनट की जगह आपका टाइम 10 मिनट चला जाएगा। ठीक है ना, और आप हट जाओगे, फोकस से हट जाओगे आगे। ठीक है ना, तो वो टाइम को बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको मोबाइल तो छोड़ना पड़ेगा। ये 3 महीने के अंदर, 3 महीने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ रहे हो, मोबाइल के साथ चिपक के बैठे हो, देन नो वन कैन हेल्प यू, कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको। ये 3 महीना इम्पोर्टेंट है। आप खुद डिसाइड करना है आपको कि मुझे एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना है। पहले ये डिसाइड कर लो, उसके बाद जो करना है करो। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलिए, तो ये सारे हो गए नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक। मैं ग्रुप में भेज दूंगा ये सारे टॉपिक्स जो अभी मैंने लिस्ट आउट किया है। लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाद में ये सारे टॉपिक्स देख सकते हो। ठीक है, मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट है रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। वाइटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग द केमिकल नेम ऑफ द वाइटामिन्स। ठीक है, केमिकल नेम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग कि वाइटामिन्स रिलेटेड क्या क्या डिजीजेस होता है। ठीक है, वाइटामिन रिलेटेड डिजीज और वाइटामिन रिलेटेड क्या सोर्सेस हैं, वो सारे क्वेश्चन पूछा है। रिगार्डिंग वाइटामिन्स का क्या क्या सोर्सेस है, और रिगार्डिंग द केमिकल नेम एंड रिगार्डिंग द एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स, ये सारे चीज़ें क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग वाइटामिन्स, जो कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर। रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन क्वेश्चन 2 बार पूछा है। फैट रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड देन रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है एडीपी टू एटीपी कन्वर्शन विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कैसे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। प्रायोन प्रोटीन के रिगार्डिंग, प्रोटीन डाइजेशन, थेराप्यूटिक डाइट, फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड आयरन, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारे टॉपिक्स सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हमने क्लास में लिए हुए हैं। एक है जो नहीं लिए, वो है फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। उसको छोड़ के बाकी सारे क्लासेस अवेलेबल है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ये फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज नॉट वेरी बिग टॉपिक। तो फेज 1 में, 2 में, 3 में क्या क्या चीज़ें आता है, वो सारी चीज़ आपको बस लिस्ट आउट करना है। फेज 1 में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे बस देखना है। ठीक है, ये बड़ा वाला टॉपिक नहीं है, इसे छोड़ के बाकी सारे क्लासेस अवेलेबल है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर जाओगे। नेक्स्ट, उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्ट्रेंज, बट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा डीप नहीं है, सुपरफिशियल क्वेश्चंस हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम से खास करके बहुत क्वेश्चन आता है। एंडोक्राइन सिस्टम से अगर इम्पोर्टेंट है कौन सा वाला ग्लैंड, वो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स के रिगार्डिंग और उसका फंक्शंस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है।
एंड स्ट्रेंज रिगार्डिंग फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स। जो लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग एंडोक्राइन सिस्टम, इसका रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछा है। फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स से बस ये इसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चन पूछा है, 3 बार क्वेश्चन पूछा है। पिनियल ग्लैंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं कि बाकी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अड्रेनल ग्लैंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, पिट्यूटरी के रिगार्डिंग और पिनियल ग्लैंड के रिगार्डिंग। तो इसका मतलब नहीं कि आगे जाके और कोई ग्लैंड का नहीं पूछेगा। हमें एंडोक्राइन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट एरियाज ऑफ ब्रेन, ये भी नर्वस सिस्टम में हमने बताया हुआ है, ब्रडमैन्स एरिया। एंड बॉडी का स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, मान के चलो सबसे स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है, लार्जेस्ट मसल कौन सा है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, स्मॉलेस्ट मतलब बोन कौन सा है, तो ऐसे करके लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। सो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इज इंपॉर्टेंट। जीआई ट्रैक्ट का क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन में पूछा है, जीआई ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, और मोस्ट कॉमनली स्टोमक के रिगार्डिंग, स्टोमक एनाटॉमी, स्टोमक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जीआई ट्रैक्ट के अंदर। लंग्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, हार्ट के रिगार्डिंग, सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, क्रैनियल नर्व एंड द असेसमेंट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग 2 क्लासेस अवेलेबल है, क्रैनियल नर्व्स के रिगार्डिंग एंड असेसमेंट के रिगार्डिंग। वो क्लास देखोगे। कोआगुलेशन कैस्केड के रिगार्डिंग, फागोसाइटोसिस के रिगार्डिंग 2 बार क्वेश्चन पूछा है, टिश्यू के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है 1 बार। लेकिन हमें एनाटॉमी के रिगार्डिंग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बार बार पूछता है, वो है एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम एंड जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसका नहीं कि बाकी हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रिगार्डिंग, सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारे क्लासेस अवेलेबल है, सारे क्लासेस अवेलेबल है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। वो क्लासेस देखना है आपको। वैसे दोबारा मैं बता रहा हूँ, वैसे आपको क्या करना है, वैसे नोट करना है कि आज मान के चलो आप एंडोक्राइन सिस्टम को पूरा पढ़ोगे। एंडोक्राइन सिस्टम के लिए आप आज पूरा डे 1 में देखोगे एंडोक्राइन सिस्टम, डे 2 आप देखोगे क्या, मान के चलो जीआई सिस्टम का एनाटॉमी देखोगे, डे 3 मतलब एक एक सिस्टम एक एक दिन लो, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम मेरे हिसाब से एक दिन में नहीं लगेगा अगर आप पढ़े हो, मेरे लिए तो मतलब 2-3 घंटा काफ़ी है एंडोक्राइन सिस्टम। आप अगर एंडोक्राइन सिस्टम देखना चाहोगे एक दिन मैक्सिमम लो, उससे ज़्यादा मत लो। अगर सिस्टम वाइज जाओगे, लिम्फेटिक सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। हेमाटोलॉजी से नहीं पूछा है, बट हेमाटोलॉजी से कोआगुलेशन कैस्केड पूछा है। आप हर एक सिस्टम को एक एक दिन लेके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ख़त्म करो, ठीक है। एक एक दिन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा नहीं लेना चाहिए इतना ज़्यादा टाइम, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम लो इसके अंदर। नर्सिंग फाउंडेशन को जैसे टाइम देते हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को देना भी ज़रूरी है। इससे इसके अंदर भी ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूरा सुपरफिशियल क्वेश्चन है। आपको बस 2 बुक यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इससे हमारा क्लासेस को छोड़ के, क्लासेस के अंदर तो सारे MCQs हैं, इसे छोड़ के अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप टारगेट हाई का बुक लो और एक दूसरा बुक जो PR यादव का। तो ये 2 बुक आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। PR यादव का मैंने MCQ वाला PDF भेज दिया है, वो वाला देख सकते हो आप। टारगेट हाई का आप बुक जो है, सबके पास तो होगा डेफिनेटली, वो बुक आप सॉल्व कर लो, बस MCQ सॉल्व कर लो, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी MCQ सॉल्व कर लो, और मेरे हिसाब से एक सिस्टम नहीं बल्कि आप 2 सिस्टम एट ए टाइम कवर करो। जैसे कि एंडोक्राइन के साथ एक छोटा वाला सिस्टम ऐड कर दो, हेमाटोलॉजी ऐड कर दो, उतना ज़्यादा बड़ा डीप नहीं है। आप नर्वस सिस्टम के साथ, नर्वस सिस्टम को अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको एक रखो, जीआई सिस्टम को आप एक रखो, रेनल के साथ लिम्फेटिक सिस्टम जोड़ दो, ठीक है ना। वैसे करके आप 2 एक बड़ा वाला सिस्टम के साथ छोटा वाला सिस्टम ऐड करके पढ़ लो। तो ये स्ट्रैटेजी आपको मतलब अप्लाई करना है, ठीक है। एंडोक्राइन के साथ आपको जो सही लगेगा, एंडोक्राइन के साथ आप क्या जोड़ सकते हो, जैसे कि मतलब एंटीगोमेंट्री सिस्टम जोड़ सकते हो, या फिर लिम्फेटिक जोड़ सकते हो। ये सारे छोटे छोटे सिस्टम्स हैं, वो सारे जोड़ सकते हो। रेनल सिस्टम के साथ और कोई टॉपिक जोड़ सकते हो, रेनल के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम जोड़ सकते हो, ठीक है। आपको जो सही लग रहा है उस हिसाब से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजी का। थायराइड ग्लैंड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, ईयर, लिवर, बाइल, लैरिंग्स के रिगार्डिंग मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीएसएफ के रिगार्डिंग, ब्लड ग्रुपिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, किडनी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, टर्मिनोलॉजी, एनाटॉमी का टर्मिनोलॉजी जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर, एंड देन आपको पूछा है डॉर्सल और बाकी वेंट्रल पार्ट क्या है, डॉर्सल पार्ट क्या है, एंड देन अबडक्शन क्या है, अडक्शन क्या है, डॉर्सिफ्लेक्शन क्या है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। कंपोजिशन ऑफ द यूरिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, यूट्रस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, मेनिंजस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। तो हर एक के रिगार्डिंग यहाँ पे एनाटॉमी का क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है। आपको हर एक सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, हर एक सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। देखो टॉपिक, हर एक टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादातर एंडोक्राइन और जीआई सिस्टम, रेनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, नर्वस सिस्टम एंड हेमाटोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या? एक है एंडोक्राइन सिस्टम मिनिमम, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एंडोक्राइन सिस्टम, हेमाटोलॉजी, जीआई सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नंबर 5 रेनल सिस्टम, ठीक है। एटलीस्ट आपको इतना कवर करना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब फंस जाओगे। इतना एटलीस्ट तुम्हें कवर करना पड़ेगा, हर एक सिस्टम को बारीकी से आपको देखना है। ओबीसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है सबसे ज़्यादा, वो है फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पर oogenesis, स्पर्माटोजेनेसिस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग ओबीसी के मतलब ओबीसी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। पेल्विस, मेंस्ट्रुएशन रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फैमिली प्लानिंग, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, पाटोग्राफ के रिगार्डिंग, अम्बिलिकल कॉर्ड, स्टेजेस ऑफ लेबर, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, abnormal placenta, Ferguson reflex, cord prolapse, contraceptives, PPH, gravida and parity, drugs, वसाइना का जो डोडरलिन बैसिलाई के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ईडीडी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, वैक्सीनेशन। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं पूछा है वो जीटीपीएल सिस्टम, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी, एपिसिटोमी, एंडोमेट्राइटिस, मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, आपको बस देखना है, ठीक है। सो ओबीसी के रिगार्डिंग दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये टॉपिक को फिर पहले आपको क्या करना, लिस्ट आउट करना है, इसको कंप्लीट पहले करो और बाद में आप बाकी जो ओबीसी रिलेटेड टॉपिक्स है वो कवर करो। देन एमएचएन रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है साइको एनालिटिक थ्योरी के रिगार्डिंग, 7 बार क्वेश्चन पूछा है। देख लो, देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। साइको एनालिटिक थ्योरी के रिगार्डिंग हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हालुसिनेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्वेश्चन हर बार पूछा है, साइको एनालिटिक थ्योरी। देन परसेप्शन डिसऑर्डर जो कि हालुसिनेशन के रिगार्डिंग, स्किजोफ्रेनिया इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिमेंशिया, एंटी अब्यूज ड्रग्स लाइक अल्कोहल डिपेंडेंस में जो डाइसल्फाम यूज़ किया जाता है वो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, ईसीटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एटलीस्ट इतना आपको कवर करना है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्या, थेरापीज, डिफेंस मैकेनिज्म, फोबियाज, डेलीरियम, डिल्यूजन, डिसऑर्डर्स ऑफ इमोशन, दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, mental status examination, anxiety disorders, somatic disorders, conduct disorder and depression. So these are important topics. यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद ये सारे क्लासेस भी अवेलेबल है। जो क्लासेस अवेलेबल नहीं है वो कौन सा वाला है, कंडक्ट डिसऑर्डर का क्लास नहीं है, ठीक है। और बाकी सारे, हाँ, सेक्सुअल डिसऑर्डर का क्लास नहीं है और बाकी सारे क्लासेस अवेलेबल है। तो वो क्लास दोनों कंडक्ट डिसऑर्डर एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर वो मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप देख सकते हो सारे एमएसएन के अंदर सारे क्लासेस अवेलेबल है, और 2 जो नहीं है वो है सेक्सुअल डिसऑर्डर एंड कंडक्ट डिसऑर्डर, वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो एमएचएन के अगर कवर करना है तो पहले ये सारे टॉपिक्स कवर करो और बाकी नेक्स्ट एमएचएन का जो टॉपिक्स है वो पढ़ो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेजेस ऑफ डिजीज के रिगार्डिंग 4 बार क्वेश्चन पूछा है।
प्रोग्राम से रिगार्डिंग हर बार क्वेश्चन पूछा है, कम्युनिकेबल डिजीजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है 4 बार, और डायग्नोस्टिक टेस्ट रिलेटेड टू कम्युनिकेबल डिजीज 3 बार। मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा है। कम्युनिकेबल डिजीज एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। पॉपुलेशन CHC के अंदर, मतलब CHC कितना पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। कमिटी के रिगार्डिंग कितना, मतलब कमिटीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। ग्रीन हाउस के रिगार्डिंग, इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। वेक्टर बर्न डिजीज, लेप्रोसी, वाटर ट्रीटमेंट, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कवर करना चाहते हो बस MCQ देख लो, बट दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी के लिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा वो है रिगार्डिंग प्रोग्राम्स एंड कम्युनिकेबल डिजीज। प्रोग्राम, कम्युनिकेबल डिजीज एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 टॉपिक है जो कि हर बार क्वेश्चन पूछा है, हर बार क्वेश्चन पूछा। प्रोग्राम्स, communicable diseases, diagnostic test of for communicable disease, vital statistics, most repeated questions, repeated topics. So ये होता है community health nursing के regarding. नेक्स्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा है, हर बार क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। IMNCI के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फोटोथेरापी। एंड स्केलेटल सिस्टम डिसऑर्डर रिकेट्स के रिगार्डिंग, विटामिन D डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, कंजेनिटल एनोमली ऑफ द यूरेथ्रा जो कि हाइपोस्पाइडियस, एपिस्पाइडियस, फाइमोसिस, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। न्यू बैलाड स्कोर, NBS के रिगार्डिंग, अपगार स्कोर रिलेटेड टू RDS, ठीक है। RDS मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सारे क्लासेस अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि कोई क्लास हमारा छूट गया है, वो सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हिस्प्रोंग्स डिजीज, क्वानल एट्रेसिया, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, सारे क्लासेस अवेलेबल है रिगार्डिंग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। NRP के रिगार्डिंग न्योनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम, इसके रिगार्डिंग क्लासेस है, ज़्यादा डीप मतलब क्लासेस लिया गया है, बट आपको उतना ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, बट आप टाइम है तो देख सकते हो। थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। शायद ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, एरिक्सन्स थ्योरी हो गया, पियाजे थ्योरी हुआ, देन और एक मास्लोस थ्योरी है, ठीक है, कोलबर्ग्स थ्योरी है, वो सारे थ्योरीज यहाँ पे, और साइकोसेक्सुअल थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड का, वो सारे क्लास थ्योरीज हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्लासेस के अंदर। हेल्दी न्यूबॉर्न के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये सारे क्लासेस है। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, LBW, मेंटल रिटार्डेशन, जो कि IQ को लेके मेंटल रिटार्डेशन का क्लासिफिकेशन कैसा है, IQ को लेके मेंटल रिटार्डेशन का क्लासिफिकेशन, वो सारे क्वेश्चंस पूछा है रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये है, और इसे छोड़ के फिर नेक्स्ट आपको पहले ये कवर करना है, बाकी आप जो कवर करना है करो। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, सैम्पलिंग मेथड्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नर्सिंग रिसर्च, टाइप्स ऑफ बायस, मीन, मीडियन, मोड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स, ग्राफ, कोरिलेशन, एरर्स एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च, दिस आर द टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्वेश्चन पूछा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है कोरिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग कोरिलेशन एंड टाइप्स ऑफ बायस, ये क्वेश्चन पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टाइप्स ऑफ बायस, सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च, एरर्स। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च के रिगार्डिंग हर बार क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये RRB नहीं, हर एक एग्जाम में ज़्यादातर ये टाइप्स ऑफ रिसर्च में के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, अभी जो रिसेंटली हम लोग ले रहे थे, उसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछा वो है ऑडिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। हेनरी फेयोल का जो 14 प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। जो पर्ट एंड गैन चार्ट हम पढ़े हैं और प्लानिंग के अंदर, वो भी स्टाफिंग, जो नर्स पेशेंट रेशियो हम लोग बात किए थे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। डेलीगेशन के रिगार्डिंग, ग्रुप डायनामिक्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का क्लास होगा, एक ही क्लास जो अवेलेबल नहीं है
वो क्लास अपलोड किया जाएगा, और बाकी सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो क्वेश्चन पूछा है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर से, वो है स्टेजेस ऑफ डिजीज, एनाफिलैक्सिस, शॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, एमआई के रिगार्डिंग, हार्ट ब्लॉक, ईसीजी। इंपॉर्टेंट क्या है? ईसीजी हर बार क्वेश्चन पूछेगा, एमआई, शॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन एंजाइना इंपॉर्टेंट है, हार्ट फेलियर इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल वेनस कैथेटर इंपॉर्टेंट है, सारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। एंजियोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। रेनल सिस्टम के रिगार्डिंग डायलिसिस इंपॉर्टेंट है, नेफ्रोलिथियासिस, यूरिनरी सिस्टम कैलकुली या फिर वही नेफ्रोलिथियासिस है। मतलब इसको अगर मिला दोगे तो 3 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है नेफ्रोलिथियासिस। इसमें स्टोन का डिफरेंट टाइप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, स्टोन का कलर, साइज रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, विलियम्स ट्यूमर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, then renal failure and anuria. So these are important topics of renal system. GI system के regarding name of GI surgery like Whipple surgery, GI syndrome like Boerhaave syndrome, Weidel test, agglutination test जो कि टाइफाइड के लिए हो जाता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, हेपाटाइटिस, डिसेंट्री, LFT एंड फिस्टुला। आपको अंदर नहीं जाना, ठीक है ना, हेपाटाइटिस के अंदर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बस हेपाटाइटिस का टाइप्स जानना है, क्या क्या मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर, क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका, वो सारी चीज़ें पढ़ना है। पूरा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अंदर में पूरा नहीं जाना है, ठीक है। सुपरफिशियली पढ़ना है, हेपाटाइटिस के अंदर हो गया, वो कोई भी डिजीज़ हुआ यहाँ पे बस सुपरफिशियली पढ़ना है, सुपरफिशियली हो जाएगा, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता। रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा है वो है स्किन लेजेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग जो ऑटोग्राफ्ट हो गया, जेनोग्राफ्ट हुआ, एलोग्राफ्ट हुआ, वो सारे आइसोग्राफ्ट हुआ, वो सारे ग्राफ्टिंग का क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। अबनॉर्मल फ्लूइड अकुमुलेशन, जैसे प्लूरल कैविटी में अकुमुलेशन होने से क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी में फ्लूइड अकुमुलेट होने से क्या बोलते हैं, ब्लड अकुमुलेट होने से क्या बोलते हैं, पस या फिर क्या बोले लिम्फ अकुमुलेट होने से क्या बोलते हैं, देन पेरिटोनियम के अंदर फ्लूइड अकुमुलेट होने से क्या बोलते हैं, वो सारे अबनॉर्मल फ्लूइड अकुमुलेशन इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और उसका नाम क्या है। COPD के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, मंटक्स टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, TB, एम्फाइसिमा, एम्फाइमा, लंग कैंसर, एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा है। आई एंड ईयर के रिगार्डिंग ईयर डिसऑर्डर्स, एक है आई इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव एरर्स, रिफ्रैक्टोरी एरर्स या रिफ्रैक्टिव एरर्स, एंड दूसरा ग्लोकोमा, दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ग्लूकोमा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्टरी एरर्स, इसमें भी ज़्यादा अंदर नहीं जाना, ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा का कॉजेस क्या है, टाइप्स क्या है, बस सुपरफिशियली जाना है, अंदर में नहीं जाना पूरा, ठीक है। रिफ्रैक्टरी एरर्स का टाइप्स क्या है वो पढ़ना है बस, ठीक है। नेक्स्ट ओटाइटिस मीडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ईयर के रिगार्डिंग, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मेनर्स डिजीज एंड ओटाइटिस मीडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ईयर रिलेटेड। नर्वस सिस्टम रिलेटेड, नर्वस सिस्टम टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, डिजेनरेटिव डिसीज ऑफ द ब्रेन लाइक पिक्स डिजीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स डिसऑर्डर्स लाइक ब्रैकियल पल्सी, बेल्स पल्सी एक्सेट्रा रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, मेनिंजाइटिस एंड ICP, ठीक है। तो आपको स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ पे नर्वस सिस्टम में पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट इज ICP, मेनिंजाइटिस, देन आपको बेल्स पल्सी हो सकता है, ब्रैकियल पल्सी, इंपॉर्टेंट है ये सारे। नेक्स्ट मिसलानियस के अंदर आप इन्फ्लामेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, वुंड हीलिंग के रिगार्डिंग, ये सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। देन इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स, लाइक मान के चलो अगर इन्फ्लामेशन ऑफ द टोंग क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी क्या बोला जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब क्या बोला जाता है, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। गोइटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, इलेक्ट्रोलाइट्स के रिगार्डिंग, फूड पॉइजनिंग, स्किन लेजेंस, classification of the grafting that we already have discussed, abnormal fluid accumulation, then burn is important topic, burn is important topic, then rheumatoid arthritis and fever, and then important is ABG analysis, ABG analysis। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे accumulation of the fluid in pleura, accumulation of the fluid in peritoneum, इससे क्या बोला जाता है, वो सारे क्वेश्चन पूछता है। ऑर्गन डोनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, अक्रोमेगली, पॉइजनिंग,
ड्रग एंड एंटीडोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग एंड एंटीडोट्स हर बार क्वेश्चन पूछा है। गाउट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, थैलासेमिया के रिगार्डिंग। सोशियोलॉजी से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। मैरिज के रिगार्डिंग 2 बार क्वेश्चन पूछा है। फैमिली एंड ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। सोशियोलॉजी के ऊपर ज़्यादा हम फोकस नहीं रखेंगे, क्योंकि 5 साल के अंदर हमने ये देखा है कि सोशियोलॉजी के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। बस एमसीक्यू देखो, थ्योरी मत पढ़ो सोशियोलॉजी का, ठीक है। और रिगार्डिंग मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको लिस्ट आउट करना है, पेपर में लिस्ट आउट करना है, या फिर मैं तो पीडीएफ दे दूंगा, वो पीडीएफ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या फिर वो पीडीएफ से आप कॉपी पेस्ट करके अपना खुद का एक बना सकते हो, ठीक है। बनाने के बाद आप टिक मारते जाओ कि ये सारे टॉपिक्स मुझे पढ़ना है, और डे 1 में क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है, डे 3 में। तो एक दिन पूरा टाइम लो लिस्ट आउट करने के लिए, कि मुझे प्लान आउट करने के लिए कि मुझे कितना पढ़ना है आज पर योर कन्वीनियंस। मतलब आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, तो मैं आपके लिए नहीं बना सकता, क्योंकि आप वर्किंग मतलब एक जॉब के साथ पढ़ रहे हो, क्या फिर फुल टाइम आप पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता है। मैं एक यूनिवर्सल नहीं बना सकता सबके लिए। अगर पूरा सब लोग जॉब छोड़ के पढ़ते तो फिर मैं एक यूनिवर्सल बना सकता था सबके लिए। तो आप खुद का जो टाइम है जितना आप निकाल सकते हो, उस टाइम के हिसाब से आप लिस्ट आउट करो कि मुझे कितना पोर्शन कवर करना है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के बाद सोशियोलॉजी एंड देन एजुकेशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा है वो है टीचिंग एंड लर्निंग। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन 2 बार पूछा है। कम्युनिकेशन का भी क्लास है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग इन सर्विस एजुकेशन, फिलोसॉफी एंड टीचिंग, मतलब लेसन प्लान के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। एजुकेशन से भी ज़्यादा डीप नहीं जाना है हमें, बस एमसीक्यू कवर करना है। थ्योरी नहीं पढ़ना बिल्कुल, 100%, नो थ्योरीज, बस एजुकेशन का एमसीक्यू देखना है। फार्माकोलॉजी के अंदर से लूप डायरेटिक्स का क्वेश्चन पूछा है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स यूज्ड इन यूटीआई। एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन के रिगार्डिंग 2 बार क्वेश्चन पूछा है। एआरटी मतलब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जो कि एचआईवी के रिलेटेड है। एनाल्जेसिक के रिगार्डिंग, पैरासीटामोल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा। इंसुलिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। इंपॉर्टेंट इज फार्माकोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। एक फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास है, वो वाला क्लास में मैंने बताया हुआ है रिगार्डिंग फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ड्रग ओवरडोज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, मतलब साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट एक्सेट्रा, वो सारे इंट्रोडक्शन वाला क्लास में है। लोकल एनेस्थेसिया का क्लास नहीं है, आई विल टेक 1 मोर क्लास ऑन लोकल एनेस्थेसिया। देन ड्रग एंड एंटीडोट्स, ऑलरेडी ये क्लास अवेलेबल है, और मैंने शायद ग्रुप में बहुत बार भेजा हुआ है ड्रग्स एंड एंटीडोट्स के रिगार्डिंग। अगर मैं आज क्लास के एंड में भेज दूंगा ड्रग्स एंड एंटीडोट्स के रिगार्डिंग, एक है लिस्ट मेरे पास, वो वाला लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, तो वो लिस्ट को बस याद रखना है ड्रग्स एंड एंटीडोट्स के रिगार्डिंग। सो पहले ये सारे टॉपिक्स कवर करो, बाकी नेक्स्ट जो फार्माकोलॉजी का टॉपिक्स है वो बाद में देखना है, ठीक है। जेनेटिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, जेनेटिक्स का ऑलरेडी हम लोग क्लास लिए हैं। मेंडल्स इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग, ट्राइजोमी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। ट्राइजोमी 21, 18, 13, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस में जो ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला डिजीज़ है, इसके अंदर क्या क्या आता है, ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर क्या क्या डिजीज़ आते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर क्या क्या डिजीज़ आता है, वो सारे जो लिस्ट मैंने बताया हुआ था और जो निमोनिक बताया हुआ था, वो सारे क्वेश्चन वैसे पूछता है। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सा टाइप का डिजीज़ है, ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव है, वैसा टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आपको वो लिस्ट याद रखना है मोड ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है। सो जेनेटिक्स का वो वाला क्वेश्चन पूछता है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसका जेनेटिक मतलब मेकअप क्या है। वर्मा सिंड्रोम क्या है, वो जेनेटिक्स में इतना क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम। और ये जेनेटिक्स को एक दिन आप लो, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, एक दिन के अंदर जेनेटिक्स ख़त्म, एक दिन भी नहीं लगेगा जितना यहाँ पे बोला है, ठीक है। रीजनिंग के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कभी कभी ऐसे बोलता है ना, मान के चलो अगर मुंबई इज कोडेड एज, मुंबई को अगर हम कोड करते हैं XYDZ ऐसे करके, तो फिर बताओ दुबई क्या होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। या फिर डरबन क्या होगा, डरबन क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे करके जो क्वेश्चन पूछता है, तो वैसा वाला क्वेश्चन मतलब वैसा वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है बेसिकली, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन।
नंबर सीरीज मतलब यहाँ पे नंबर्स लिखा होगा ऐसे करके 1 2 3 मतलब XYZ, एंड ये वाला बताओ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वाला नंबर क्या है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, ऑड मैन आउट। जो हमारा क्लास के अंदर नहीं है रीजनिंग का वो है, एक है नंबर्स कोडिंग डिकोडिंग का नहीं है, वो अपलोड किया जाएगा। नंबर सीरीज का नहीं है, एनालॉजी का नहीं है, ऑड मैन आउट, ये 4 क्लास अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, तो ये 4 क्लास अपलोड किया जाएगा रीजनिंग क्लास के अंदर। जो आरआरबी का परचेज करोगे कोर्स, मुझे कांटेक्ट करना, व्हाट्सअप में मैसेज करना आरआरबी का कोर्स परचेज करने के लिए, और ये सारे क्लासेस अपडेट हो जाएगा बहुत जल्दी। मैथ का जो क्लास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो है ट्रेन वाला मैथ, रेशियो रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग क्लॉक वाला मैथ पूछा है, परसेंटेज, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, HCF एंड LCM, बोट एंड स्ट्रीम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर रूट, नंबर, एज, सारे क्लासेस अवेलेबल है, बस 2 या 3 को छोड़ के। एक है क्लॉक, ठीक है, दूसरा जो नहीं है वो है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, और बाकी सारे चीज़ें हैं, ठीक है। ये 2 क्लास अपलोड किया जाएगा। ट्रेन, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, HCF LCM है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, स्क्वायर रूट है, नंबर, एज, वो सारे क्लासेस अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा है वो है रिगार्डिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, टाइम एंड वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछेगा। ट्रेन मैथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो 5 बार क्वेश्चन पूछा है ट्रेन के रिगार्डिंग, प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग 6 बार क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज के रिगार्डिंग 6 बार क्वेश्चन पूछा है, फ्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क इज़ इंपॉर्टेंट, ये सारे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। बाकी पूछता है नहीं पूछता वो अलग बात है, लेकिन दिस आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। साइंस के रिगार्डिंग क्या पूछा है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के रिगार्डिंग है ना, वो जो जनरल साइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग करंट एंड एलिमेंट एंड सिंबल, हर बार क्वेश्चन पूछा है। एलिमेंट एंड सिंबल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी, वेव लेंस, देन सिंपल हार्मोनिक मोशन, SI यूनिट्स, फ्रिक्शन, फोर्स, मोशन एंड एनर्जी। सो ये सारे टॉपिक्स हैं साइंस के रिगार्डिंग जो कि पूछा है। एंड मेरे हिसाब से साइंस से कितना क्वेश्चन पूछता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा, और 3 या 4 के लिए तुम कितना टाइम दोगे, बहुत ज़्यादा टाइम। और आप 3 महीने के अंदर अगर कंप्लीट करना चाहोगे तो साइंस के अंदर मत जाओ। जो जाना चाहिए, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो है एलिमेंट्स एंड सिंबल, इसको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन पूछता है, एंड SI यूनिट्स, हर बार क्वेश्चन जो पूछा है। तो ये दोनों को कवर कर लो, ये तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3 घंटा लगेगा पूरा याद रखने में, 2-3 घंटा बस। तो 2-3 घंटे के अंदर ये दोनों को याद रख लो, SI यूनिट्स एंड एलिमेंट्स एंड सिंबल। और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं साइंस के अंदर, और अगर पढ़ोगे तो फिर पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, नर्सिंग रिलेटेड टॉपिक्स भी नहीं पढ़ पाओगे। अगर 3 महीने के अंदर कवर करना है तो नहीं कर पाओगे, साइंस को छोड़ना बेहतर रहेगा, ठीक है। और बाकी रिगार्डिंग जीके रिगार्डिंग अगर बात करें, जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग, ऑथर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, देन इम्पोर्टेंट प्लेसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, रिगार्डिंग करेंसी क्वेश्चन पूछा है, करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है रिवर्स, ठीक है, एंड रिगार्डिंग डिफरेंट नेशनल एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछा है, बुक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, बुक्स एंड ऑथर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और इसे छोड़ के क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। पॉलिटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर भी जाओगे जीके के अंदर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन पूछता है कितना, अराउंड 5 क्वेश्चन अराउंड पूछता है जीके के रिगार्डिंग। तो इसके अंदर भी जाओगे तो मतलब बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर मेरे हिसाब से आप पहले कवर कर लो नर्सिंग फाउंडेशन, मैथ पहले कवर कर लो एंड रीजनिंग पहले कवर कर लो, इसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है देन यू मूव टू साइंस एंड जीके। अदरवाइज आपको
अगर पहले साइंस एंड जीके देखोगे तो मतलब बाकी सारा तुम्हारा छूट जाएगा, नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट अभी तक पूछ लो, किसी को रिगार्डिंग आरआरबी क्वेश्चन पूछना है पूछ लो पहले भी। और कोई क्वेश्चन या और कोई जानकारी आपको चाहिए? और बाकी जो आरआरबी रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो मतलब सिलेबस हमें कंप्लीट करना है एज पर द आरआरबी मतलब नोटिफिकेशन, वो सारे क्लासेस अपलोड किया जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को पूछ लो। नहीं, बंद करूं क्लास? बंद करूं? Yes, sir. ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thank you, sir.